अगर हम बात करें धातु एवं अधातु का हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, ठीक है। देखते हैं। तो सबसे पहले तुम देख सकते हो ये वायर्स वगैरह तुम देख रहे हो, है ना। ये किसके वायर्स है? कॉपर के वायर्स हैं। पहली वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, तो ये पहला और ये दूसरा। दूसरी वाली कक्षा में कितने आएंगे? 8, है ना। और अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर आयनों का निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है? आयनों का निर्माण हो रहा है। पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला है, लेकिन कई सारी विधि है, जैसे सल्फाइड हो रहा है ना, सल्फाइड हो रहा है तो हम बोलते हैं फैन उत्प्लावन विधि। नमस्कार बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बारासी और मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारी समरी सीरीज चल रही है फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स, वहां पर अगर हम बात करें धातु एवं अधातु का हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, ठीक है। यहां पर हम सेकंड पार्ट देखेंगे जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं धातु एवं अधातु के उपयोग के, धातुओं का जो निष्कर्षण होता है, मतलब धातुओं की जो प्राप्ति होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और अंत में हम डिस्कशन करेंगे संचारण के बारे में। किसके बारे में? संचारण के बारे में। तो बेसिकली शुरुआत हम करते हैं धातु एवं अधातु के उपयोग में। तो अगर मैं बात करूं, है ना, धातुओं के उपयोग की, किसकी बात करें हम? अगर मैं बात करूं धातुओं के उपयोग की, तो बेसिकली है ना, इनका उपयोग है ना कई सारी रेंज में किया जाता है, बहुत सारी अगर हम बात करें रेंज में किया जाता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं धातुओं के उपयोग के बारे में, तो धातुओं का उपयोग बड़ी संख्या में उद्देश्यों के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे कि अगर हम बात करें धातुओं के कुछ उपयोग नीचे दिए गए हैं, कौन कौन से उपयोग हम देखते हैं। तो सबसे पहले तुम देख सकते हो ये वायर्स वगैरह तुम देख रहे हो, है ना। ये किसके वायर्स है? कॉपर के वायर्स हैं। अब यहाँ पर धातुओं का एक गुण होता है जिसको हम बोलते हैं तन्यता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि तार बनाने के लिए, है ना, किसका उपयोग किया जाता है? तांबा और एल्यूमिनियम धातुओं का उपयोग किया जाता है, क्योंकि धातुएं क्या हो सकता है, उनसे हम भाई पतले तार बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? पतले तार बना सकते हैं। बट क्या होता है कि हम इनमें किसका उपयोग करा करते हैं? तांबा और एल्यूमिनियम का उपयोग किया करता है, ठीक है। पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें, जैसे कि अगर तुम देखोगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर अगर तुम देखोगे कुछ बर्तन रखे हुए हैं। किसके रखे होंगे? बर्तन रखे हुए हैं किसके? तांबे के। कुछ अगर हम बात करें कुछ लोहे के होंगे, कुछ एल्यूमिनियम के होंगे। तो बेसिकली लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम धातुओं का उपयोग घरेलू बर्तन और कारखाने के पार्ट्स जो होते हैं ना, उपकरण बनाने में किया जाता है ना, बनाने के लिए किया जाता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि जो एरोप्लेन वगैरह तुमने देखे होंगे, है ना, तो एरोप्लेन भी क्या होता है भाई, उसमें अगर बात करें किससे बना होता है? हल्की धातुओं से बना होता है। वो कौन है? एल्यूमिनियम, ठीक है। तांबे के तुमने बर्तन देखे होंगे, लोहे के बर्तन देखे होंगे, तो ये सारी की सारी चीजें तुम लोगों ने देखे होंगे। पक्का? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, है ना, बेसिकली लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक का उपयोग किया जाता है। बेसिकली तुमने देखा होगा 2 तरीके के लोहे आते हैं, ठीक है। एक वो लोहा होता है जो जिसमें जंग वगैरह लगी होती है, और एक वो लोहा होता है कुछ इस कलर का दिखाई देता है, ठीक है, कुछ इस कलर का दिखाई देता है। तो बेसिकली उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड लोहा, है ना, गैल्वेनीकृत लोहा। मतलब क्या होता है कि जो लोहा होता है, लोहे में जंग लगने लगती है, वो संक्षारित होने लगते हैं, तो उनको बचाने के लिए उनके ऊपर, है ना, एक अगर हम बात करें एक जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, एक जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनीकरण, है ना, या गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। हाँ, और बेसिकली, है ना, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम किसका उपयोग करा करते हैं? जिंक का उपयोग किया जाता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जिंक का हमने एक अच्छा सा उपयोग देख लिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे क्रोमियम और निकल, है ना, क्रोमियम और निकल जो दो धातु हैं, धातुओं का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग और स्टेनलेस स्टील के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और स्टेनलेस स्टील के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? क्रोमियम और निकल का। क्रोमियम और निकल का, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, आभूषण। जैसे कि अगर बात करें सोना चांदी की बात करें, ठीक है, तो आभूषण बनाने के लिए चांदी और सोने की धातु को उपयोग किया जाता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बड़ा ही सिंपल सा था, ठीक है। हाँ, उपयोग देख रहे हैं हम। अब तुमने देखा होगा थर्मामीटर, है ना, तो थर्मामीटर के अंदर हम क्या देखते हैं भाई? थर्मामीटर के अंदर हम देखते हैं कि भाई एक धातु उपयोग, है ना, धातु का उपयोग किया जाता है जो एक द्रव धातु है, जिसको हम बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी। तो मरकरी का अगर बात करें, है ना, पारा जिसे बोला करते हैं, ठीक है, मरकरी या पारा, पारा का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है बेसिकली। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा, कार की बैटरी बनाने के लिए हम किस धातु का उपयोग करते हैं? वो है सीसा, या फिर तुम बोल सकते हो लेड, है ना, लेड धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है? पीबी। आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, किया जाता है, ठीक है। तो कार की बैटरी बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं अधातुओं के उपयोग की। तो अधातुओं के उपयोग, जो महत्वपूर्ण उपयोग है, वो निम्नलिखित है। अगर पहले उपयोग की बात करें, जो वनस्पति घी होता है, ठीक है, हाँ, सो वनस्पति घी बनाने के लिए, है ना, जो वनस्पति तेलों के, है ना, हाइड्रोजनीकरण के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो वनस्पति अगर हम बात करें तेल है, ठीक है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण से हमें क्या मिलता है? वनस्पति घी मिलता है, ठीक है।
तो अगर हम बात करें उसके लिए हम है ना हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और बात सुन लो कि जैसे तुमने सुना होगा यूरिया ना, यूरिया सुना होगा, या अगर हम बात करें तुमने सुना होगा अमोनिया, किसका उपयोग किया होगा? अमोनिया का उपयोग किया होगा, अमोनिया सुना ही जरूर होगा, ठीक है। तो अमोनिया के निर्माण में अगर हम बात करें किसका उपयोग होता है, उसमें उपयोग होता है हाइड्रोजन का। किसका उपयोग होता है? हाइड्रोजन का, ठीक है। हाँ भाई, तो हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया के निर्माण में किया जाता है, जिसके यौगिकों का है ना उपयोग उर्वरकों के रूप में किया जाता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल तुम्हें बताऊं, तुमने ये अभिक्रिया तो पढ़ी होगी, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो बेसिकली जो NH3 बनता है ना, इसको हम बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं? अमोनिया, ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन किया, अगर नहीं पता है तो अभी सुन लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या थी? नाइट्रोजन। क्या थी? नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट के विकास के लिए, ना पौधों के विकास के लिए, ठीक है। और यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? अमोनिया का निर्माण करती है, जैसा कि तुम देख सकते हो। क्लियर है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि जो कार्बन का एक रूप होता है जिसको अपन बोला करते हैं ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक है, अगर तुम लोगों को बात पता होगी तो उसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? उसका उपयोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, जो अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं, जो विद्युत उपघटनीय सेल होते हैं, उसमें शुष्क सेल है ना, शुष्क सेल और सुना होगा तुमने, ड्राई सेल जो तुम देखा करते हो, जो बैटरीज आती है, ठीक है, उनके इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। किसके बनाने में किया जाता है? उनके इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो, तो भाई ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर चीज होना चाहिए थी, ये हमने उपयोग देख रहे थे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जैसे नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन और अगर हम बात करें का उपयोग अमोनिया, जैसे मैंने बताया था भी, नाइट्रोजन N2 + 3H2 है ना गिव्स 2NH3। तो नाइट्रोजन का उपयोग किस में बनाए निर्माण में किया जाता है? अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। वही बात करें किसकी, अगर हम बात करें नाइट्रिक अम्ल, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा HNO3 होता है, क्या होता है? HNO3, ठीक है। तथा उर्वरकों, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें यूजफुल चीज़ है ना प्लांट की ग्रोथ के लिए, पौधों के विकास के लिए, तो उर्वरकों में, कृषि उर्वरकों के अगर हम बात करें निर्माण में भी नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली नाइट्रोजन का तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन जो क्या होती है, मैंने तुम लोगों को एक बात बताते, कंसेप्ट पढ़ाया था अगर बात करें पहले चैप्टर में, जिसको हमने बोला था विकृत गंधिका। और मैंने तुम्हें यह बताया था कि नाइट्रोजन की फिलिंग की जाती है ना। क्यों फिलिंग की जाती है? जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट में तुमने देखा होगा ज़्यादातर हवा आती है, हवा क्या होती है? वो नाइट्रोजन होती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है वो सामान्य ताप पर अक्रिय होती है। बेसिकली याद करो अगर तो तुमने एक छोटी सी चीज पढ़ी थी कि जब भी है ना तेली या वसायुक्त पदार्थ को जब खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है, तो वो या तो अपने गंध में, या अपने अगर हम बात करें गंध में परिवर्तन ले आते हैं, या अपने स्वाद में परिवर्तन ले आते हैं, जिसे हमने विकृत गंधिका कहा था, ठीक है। तो उनको ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए है ना, उनको ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए हम उपयोग करा करते हैं एक अक्रिय वातावरण प्रदान करने वाली गैस का, जिसे हमने कहा नाइट्रोजन गैस। क्या कहा? नाइट्रोजन गैस। तो देखोगे तुम है ना, यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना ज़्यादा यूजफुल यूज़ है, अगर हम बात करें, जब भी हम बात करें किसकी, विकृत गंधिका से बचाने की, है ना, फूड को विकृत गंधी होने से बचाने की। अच्छा, सल्फर का उपयोग है ना कवकनाशी, तुमने सुना होगा, ठीक है, हाँ भाई। और अगर हम बात करें गन पाउडर बनाने में किया जाता है, और रबर के वल्कनीकरण में किया जाता है। तो मतलब ये सल्फर का यूज तुम देख सकते हो, ठीक है। हाँ, जो वल्कनाइजेशन होता है किसका, अगर हम बात करें रबर का, ठीक है। हम बात करें सल्फर का उपयोग किसमें करते हैं हम? कवकनाशी है ना, गन पाउडर के निर्माण में। और जो वल्कनीकरण होता है किसका? रबर का, उसमें इसका उपयोग किया जाता है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए था। क्लियर? तो हम बिल्कुल रिवाइज करते चल रहे हैं सारी चीजें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अब आयनिक बंध के बारे में। किस पर मूव करते हैं? आयनिक बंध के। तो इसकी मैं अपन डीप में डिस्कशन करेंगे। आई होप तुमने उपयोग अच्छे से देख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आयनिक बंध होता क्या है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं। सुनो, आयनिक बंध होता क्या है। तुम्हें अगर याद हो तो मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी, वो क्या कहलाए सिखाई थी? वो ये सिखाया था कि जो हाइड्रोजन है ना, हे ली ना के रब से पर्याप्त, तुम लोगों को ये बताया था, ठीक है। और फिर क्या बताया था? जैसे कि ये लिथियम था, ये हाइड्रोजन था, ये सोडियम था, ये पोटेशियम था, रूबिडियम था, सीजियम था, फ्रेंशियम था। इसी के जस्ट बाजू में था बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने तुम लोगों को बताया था क्या, कि बैंगन, आलू, है ना, बैंगन, आलू,
फिर हमने बोला था गाजर इन, ठीक है, थैला, इन थैला। फिर इसी के बाद में बताया था कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। फिर एक और चीज़ बताई थी मैंने, अगर तुम लोगों को बहुत अच्छी याद नहीं है तो अभी समझ लेना, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, ठीक है। फिर था ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। फिर हमने तुम्हें सिखाया था क्या, फिर कल बाहर आई, है ना, आंटी, ठीक है, और तुम्हारे अरमान धुल गए, ठीक है। फिर क्या था, सॉरी, है ना, इसको अच्छे से सीक्वेंस में लिखो, फिर कल बाहर आई आंटी, और आखिरी में था हीना, नीना और करीना। हे भगवान, क्या बताने लगे सर, करीना, जाग रहे हो ना, हाँ भाई, करीना का जेरोक्स रंगीन, है ना, कर जेरोक्स रंगीन। तो बेसिकली यहाँ पर अगर तुम देखोगे, है ना, यहाँ पर मैंने क्या चीज़ सिखाई थी, ध्यान से सुनोगे। इसका एटॉमिक नंबर हमने पहले शुरू में 20 तक याद किया था कि ये एक होता था, है ना, ये 2 होता था, ठीक है। फिर तुम्हें याद होगा ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 6 होता है, ये 7 होता है, ये 8 होता है, ये 9 होता है, ये 10 होता है, ठीक है। फिर ये 11 होता है, ये 12 होता है, ठीक है, ये 13, ये 14, इन सभी के परमाणु क्रमांक थे 15, 16, 17, 18, ठीक है, हाँ भाई। फिर हमने देखा था पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। बेसिकली 20 तक ही याद करना था, बट ऐसे में जरूर तुम्हें याद रख लेना है कि भाई ये होते क्या क्या है। ये क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम, फ्रेडियम, ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, स्टेबिन या फिर बोल सकते हो एंटीमनी, और ये होता है बिस्मथ, है ना। यह होता है हमारा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम और पोलोनियम। फिर वही बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो बेसिकली है ना, सारे के सारे याद नहीं करने, बट मैं तुम्हें एक चीज सिखा रहा हूँ, वो ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेसिकली क्या था, है ना, बेसिकली क्या था, हमने, है ना, फॉर्मूला, जब हम फॉर्मूला रट नहीं रहे थे, हमने फॉर्मूला बनाना सीखा था फर्स्ट चैप्टर में, तो वहां पर ये होता था कि समूह क्रमांक 1 के ऊपर हमने देखा था +1 आवेश होता था, इन सभी के ऊपर हम देखते थे +1 आवेश था, ठीक है। इनके ऊपर क्या था, +2 था, इनके ऊपर क्या था, +3 था, इस पर मैंने बताया था +4 होगा या -4 होगा, इस पर क्या था -3, इस पर -2, इस पर -1 और इस पर 0, क्या था, 0। अब बेसिकली तुम ध्यान से समझने की कोशिश करो कि पंकज सर कहना क्या चाह रहे हैं। पंकज सर ये कहना चाह रहा है कि इनके ऊपर माइनस तब आया था जब, इनके ऊपर माइनस तब आया था जब ये इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे थे, और इनके ऊपर प्लस तब आया था जब इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे थे। क्या करने चाह रहे थे, देना चाह रहे थे। और बेसिकली अगर तुम लोगों को पता हो, है ना, जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, उन्हीं को मैंने क्या कहा है, धातु। क्या कहा है, इन्हीं को मैंने कहा है धातु, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या होते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उनको हमने क्या कहा है, उनको हमने कहा है अधातु। क्या कहते हैं, अधातु। अब एक बात मुझे तुम सिंपल सी बात बताओ, एक बात तुम मुझे सिंपल सी बात बताओ, क्या धातु इलेक्ट्रॉन देगी, हाँ देगी। अधातु इलेक्ट्रॉन लेगी, हाँ लेगी। क्या, देखो, जब धातु इलेक्ट्रॉन देगी तो अधातु इलेक्ट्रॉन लेगी, समझ रहे हो ना। तो जब कोई देने वाला है तो कोई लेने वाला है, और अगर कोई ले रहा है तो जरूर ना जरूर किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा। तो बेसिकली जब धातु इलेक्ट्रॉन देती है, अब ये किसको देगी, जो इलेक्ट्रॉन लेगा, अधातु को। तो जब धातु इलेक्ट्रॉन देती है अधातु को, तो इनके बीच में जो बंध बनता है उसे हम बोलते हैं आयनिक बंध। क्या बोलते हैं हम, आयनिक बंध। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने बंध को हम बोला करते हैं आयनिक बंध, हम बोला करते हैं आयनिक बंध। क्लियर है क्या सर, पिक्चर अभी हमें क्लियर नहीं हुई, हमें थोड़ा और मजा चाहिए। जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, है ना, के निर्माण की, का निर्माण, अभी क्लियर हो जाएगी पिक्चर। तो बेसिकली तुम यहां पर देखोगे सोडियम एक धातु है और अधातु एक क्लोरीन है, ठीक है। तो एक धातु से एक दो तत्व हैं, दो तत्व के परमाणु हैं। पहला है वो है सोडियम जो कि एक धातु है, क्लोरीन जिसका एक आयन है क्लोराइड, वो एक अधातु। तो हम दो तत्व बना लेते हैं, पहला तत्व बना लेते हैं क्लोरीन और दूसरा तत्व बना लेते हैं हम कौन, सोडियम। कौन सा बना लेते हैं, सोडियम।
अब बेसिकली देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है बेटा? 11 होता है। कितना होता है? 11। ठीक है, दिखाएं क्या हम? पक्का? ये देख लो, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। दिख रहा है? चलो, अब अगर हम बात करें क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है? वो होता है 17। कितना होता है? 17। चलो, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? नाभिक बनाते हैं। तो ये रहा परमाणु का नाभिक। क्या रहा? परमाणु का नाभिक। अच्छा, अब तुम्हें अगर एक चीज पता होगी, तो हमने एक फॉर्मूला सीखा था, दैट इज 2n²। एक चीज सुनी होगी तुमने, 2n²। 2n² क्या बताता था कि भाई जो अगर हम बात करें शेल्स होती हैं है ना परमाणु के अंदर, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हम बनेंगे, हम वो बताया करते थे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2n²। ठीक है, क्या पढ़ा हुआ है? 2n²। चलो तो देख लेते हैं। तो पहली वाली शेल ये आ गई। तो तुम्हें पता है जब n की वैल्यू हम 1 रख दें, क्या रख दें? n की वैल्यू जब 1 रख दें तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तुम देखो n की वैल्यू जैसी 1 रखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। n की वैल्यू 2 रखोगे तो कितने आ जाएंगे? अगर हम बात करें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ध्यान से देखो, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 2 है ना। तो पहला इलेक्ट्रॉन ये आ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आ गया। ध्यान से समझना। दूसरे अगर हम बात करें शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो ध्यान से। दूसरे शेल के अंदर 8 बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 8। तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवां, ये आठवां। तो ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन हमने अच्छे से गिन लिए। ठीक है, ठीक हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गए। क्लियर है? कम दिख रहा है मेरे को। चलो 8 ही है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसके पास कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ध्यान से, जब तुम n की वैल्यू 3 रखोगे, n की वैल्यू 3 रखोगे तो कुछ ज्यादा वैल्यू आएगी भाई, बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है, n की वैल्यू जैसे 3 रखोगे, 3 2 जा 3 3 जा 9, मतलब 3 तिया 9, 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 9 दूनी 18, 18 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। बट बेसिकली इसके पास बचे कितने? 2 ये और 8 ये, 10। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? बाहर। कहाँ जाएगा? बाहर। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखे? क्योंकि भाई एक ही इलेक्ट्रॉन था। कितना था? एक ही इलेक्ट्रॉन था। और बेसिकली ये याद रखना है कि एक बात और याद रखना कि जो संयोजी कक्ष होता है उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जो बाह्यतम कक्ष होता है उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो बेसिकली अब सुनो, यही इसका क्या हो गया, यही इसका अगर हम बात करें, ये जो कक्ष है इसको अपन बोलते हैं संयोजी कक्ष। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको अपन? संयोजी कक्ष, मतलब वैलेंस शेल है ना। क्या बोलते हैं अपन? वैलेंस शेल। इसको मैं बोला करता हूं वैलेंस शेल। क्या बोला करता हूं बेटा? वैलेंस शेल। ठीक है, हाँ भाई ध्यान से समझना, इसको मैं बोला करता हूं वैलेंस शेल। अब और इसको मैं बोलूंगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलूंगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जो संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपन बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब तुम मुझे ध्यान से बताने की कोशिश करो, ध्यान से सुनना कि सारे के सारे जो तत्व के परमाणु है बनना चाहते हैं अक्रिय गैस के जैसा, और अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनो, यही फिल्म मैं बना रहा हूं किसके साथ? क्लोरीन के साथ। किसके साथ बना रहा हूं? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का ये रहा नाभिक। पहली वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। तो ये पहला और ये दूसरा। दूसरी वाली कक्षा में कितने आएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? ये 8 होगा। और फिर आखिरी वाली कक्षा में कितने आएंगे? 18 बन सकते हैं भाई साहब, लेकिन है कितने इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब 7 ही बनेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 ये और 8 जे 10। तो पहला इलेक्ट्रॉन ये रहा। ठीक है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अपन दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और ये सातवां। 7 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्ष में। अब मुझे तुम ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये सोडियम के ऊपर मैंने प्लस क्यों लिखा? सोडियम के ऊपर +1 क्यों लिखा? प्लस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन ये देगा। और कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों देगा? अगर तुम ध्यान से समझो, ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दें तो अब देखो ध्यान से, इसके पास कितना 1 इलेक्ट्रॉन है? 1 और 1 2, 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया 11 में से, तो बचा कितना? अगर हम बात करें 10, बचा कितना? 10। ठीक है, हाँ भाई बचा कितना है? 10। और बेसिकली अगर तुम 10 देखो तो 10 किसका होता है? नियॉन का, जो कि एक अक्रिय गैस है। किसकी है? अक्रिय गैस है। तो सारे के सारे अगर हम बात करें तत्व के परमाणु जो है वो बनना चाहते हैं अक्रिय गैस। और ये जो सोडियम है, ये जो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन, ये किसको दे देता है? अगर हम बात करें, ये दे देता है क्लोरीन को। किसको दे देता है? क्लोरीन को। और तुम ध्यान से देखोगे, अभी क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? बताओ, अभी क्लोरीन के पास थे इलेक्ट्रॉन कितने? अभी थे कितने? बाह्यतम कक्ष में 7 है ना। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने थे? बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन
मतलब मैं बात कर रहा हूं संयोजी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। कितने की बात कर रहा हूं? संयोजी इलेक्ट्रॉन की। वो थे अभी कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया? ये एक इलेक्ट्रॉन आया सोडियम से। कहां से आया? सोडियम से। तो बेसिकली सोडियम से जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, बेसिकली जब सोडियम से उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो अब बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब हो जाएंगे कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। और बेसिकली तुम देखोगे तो अब देखो 8 ये और 10, अगर बात करें 10 अंदर वाले, तो कितना हो गए? 18। और 18 जो होता है वो आर्गन का होता है, जो कि एक अक्रिय गैस है। क्या है? एक अक्रिय गैस है। तो बेसिकली मैं तुम लोगों को यही बताना चाह रहा हूं, सिंपल सी चीज बताना चाह रहा हूं बेटे, कि यहां पर हम देख रहे हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको? क्लोरीन को, ताकि दोनों की दोनों क्या हो जाए? दोनों की दोनों हम अगर बात करें स्थायित्व पा लें। एक नियॉन के जैसा बन रहा है, दूसरा बन रहा है आर्गन के जैसा, और इस तरीके के है ना, यहां पर हो रहा है एक स्थानांतरण किसका? इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम बोला करते हैं आयनिक यौगिक। और सामान्यतः ये एक धातु और अधातु के मध्य बना करता है, ठीक है। हाँ भाई, तो क्योंकि भाई धातु इलेक्ट्रॉन देगी और अधातु इलेक्ट्रॉन लेगी। पक्का? क्लियर है? चलो, तो अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं इनके, अगर बात करें, हाँ, तो अब ध्यान से सुनो, ठीक है। हाँ, अब यहां पर एक फिल्म और लिखते हैं हम, ठीक है। यहां पर क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए? स्थानांतरण हो जाए। क्या हो जाए? स्थानांतरण। उसको हम बोला करते हैं आयनिक बंध। क्या बोला करते हैं? आयनिक बंध। और बेसिकली तुम देखोगे यहाँ आयनों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम प्लस और Cl माइनस का निर्माण हो रहा है। और यही कारण है कि इनका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होगा? NaCl। क्या होगा? NaCl। क्लियर है? पक्का? चलो ठीक है। चलो, तो इसके बारे में अपन एक और चीज देख लेते हैं, ठीक है। इसके एक डेफिनेशन लिखते हैं। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले रासायनिक बंध को आयनिक बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयनिक बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बंध कहा जाता है। अच्छा, किसी धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक को आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट यौगिक के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सेम बात है जो मैंने बताई तुम लोगों को, वही बात है जो हमने अच्छे से देखी। अच्छा, क्या तुम बता सकते हो कि भाई कौन कौन से आयनिक यौगिक होंगे? अगर मैं तुम लोगों से पूछ लूं कि भाई मुझे ये बताओ कि कैल्शियम क्लोराइड, बताओ क्या है? आयनिक है कि कोवेलेंट है? आयनिक है कि कोवेलेंट? कोवेलेंट बॉन्ड जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, या फिर जो सहसंयोजी बंध होता है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डीप में, टेंशन मत लो, ठीक है। उसमें दोनों अधातुएं होती है और वहां पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता, वहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। तो यहां पर तुम देखोगे कैल्शियम एक धातु है और क्लोरीन एक अधातु है। मतलब ये कौन सा बंध होगा? ये होगा, अगर बात करें, आयनिक बंध। क्या होगा? आयनिक बंध। तो हम बोल सकते हो, है ना, कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि कैल्शियम एक धातु है और क्लोरीन एक क्या है? अधातु है। इसी कारण से कैल्शियम क्लोराइड जो हो गया वो एक, अगर हम बात करें, एक आयनिक बंध हो गया। और कौन से हैं? अगर मैं तुमसे बोल दूं KCl, KCl क्या होता है? वो होता है पोटेशियम क्लोराइड। क्यों? पोटेशियम क्या है? एक धातु है, ठीक है। क्या है? एक धातु है। और भाई बात करें क्लोरीन क्या है? एक अधातु है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स तुमने देखे हुए हैं जहां पर आयनों का निर्माण होता है। बेसिकली तुम ये भी सोच लो कि जब भी है ना ये जल में घुलते हैं, तो ये आयनों का निर्माण करते हैं। कैसे निर्माण करते हैं? आयनों का निर्माण करते हैं। सामान्यतः ये क्या होता है? जल में घुल लेते हैं। जैसे मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था, जब मैं सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा था, वहां पर मैंने तुम लोगों को बताया जैसे NaCl का वियोजन, है ना, किसका? NaCl का वियोजन, Na+Cl-। इस तरीके की चीजें हमने देखी थी। वो क्या करते थे भाई? अगर हम बात करें, वो जैसे जल में डालते थे तो वो आयनों का निर्माण करते हैं, वो टूट जाते थे। क्या करते थे? वहां पर टूट जाते थे, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। पक्का? बढ़े आगे। चलो, एक और अगर हम बात करें, एक और एग्जाम्पल से देख लेते। कई बच्चे और परेशान हो जाए तो मैं एक और समझा देता हूँ। चलो मैं बोल देता हूँ MgCl2, है ना, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण। किसका निर्माण? मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण, है ना। अब बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखोगे इस चीज को ना, इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, यहां पर Cl2 क्यों आया, है ना। अब तुम ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करना, ठीक है।
हाँ, समझने की कोशिश करना। यहां पर तुम देखोगे मैग्नीशियम के ऊपर आवेश कितना है बताओ, मैग्नीशियम पर कितना आवेश है, +2। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, क्यों? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 12 है। एक इलेक्ट्रॉन देगा तो किसके जैसा बनेगा, सोडियम के जैसा। एक और इलेक्ट्रॉन दे देगा तो किसके जैसा बन जाएगा, नियॉन के जैसा। और ये सारी की सारी क्या है, ये अगर हम बात करें सारी की सारी अक्रिय गैस है। क्या है बच्चे, अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहता है कौन, हमारा, अगर हम बात करें मैग्नीशियम या अन्य तत्वों के परमाणु। ठीक है, तो भाई मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, और जैसे कि क्लोरीन का केस तो हमें पता ही है, 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता था। अब ध्यान से सुनो, अपन बना के ही देखते हैं ना, ध्यान से सुनो। ये रहा मैग्नीशियम का नाभिक, ये है उसकी पहली कक्षा, ये है उसकी दूसरी कक्षा, और ये है उसकी तीसरी कक्षा। ठीक है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, और ये रही उसकी तीसरी कक्षा। आहा, अपन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं ना। कहाँ गया भाई, शेप अपन बनाते हैं सर्कल, ये रहा है ना, एक छोटा सा नाभिक। लेकिन ये कलर कैसा आ गया, का कलर देखते हैं, येलो। आहा, क्या बात है, क्या बात है। चलो अब एक और देखते हैं, ये रहा, हाँ इसको उठा लेते हैं, ये रहा, क्या बात है। ये इसकी पहली कक्षा हो गई। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, पहली कक्षा हो गई, पक्का। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी कक्षा की। किसकी करते हैं, दूसरी कक्षा की बात करते हैं, है ना। सॉरी, हाँ ये रहा दूसरी कक्षा। क्या बात है, क्या बात है, ये ढेर सारे बना दिए मैंने। हे भगवान, सर कितना टाइम ले रहे हो इसमें सर, है ना। चलो ठीक, अब बन जाएगा। ले देखो, ये बना अपना थर्ड वाला। आहा, ये रहा अपना सेकंड वाली सेल। ठीक है, चलो अब थर्ड वाली और बना लेते हैं। अब नेक्स्ट ये रही, अगर मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूं, ठीक है, तो बे ध्यान से सुनो, है ना। ध्यान से अगर तुम सुनोगे, ठीक है, ध्यान से तुम सुनोगे, तो अगर मैं ध्यान से बताऊं, तो देखो ये रहा अपना नाभिक। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पहली वाली कक्षा में। दूसरे वाले में कितने, 8, 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 और ये 8। ठीक है, अब ये अंतिम कक्षा दिख रहा हो, सबसे बाहर वाली कक्षा दिख रही है ना, जो तुम लोगों को दिखी नहीं रही होगी, मैं बना देता हूँ, ये रही सबसे अंतिम कक्षा। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 12। 2 ये रहा है, 8 ये रहा है, कितने हो गए, 10। अब ये आ गया 11वां और ये आ गया 12वां, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। अब अगर इसको नियॉन के जैसा बनना चाहता है, तो नियॉन का कितना होता है, 10, जो कि एक क्या है, जो कि एक अक्रिय गैस है। तो मैग्नीशियम क्या चाहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। क्या देना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को देगा, अगर ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को देगा, तो इसका काम बन जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका काम बन जाएगा। चलो अब देखो ध्यान से, अगर अब देखो हमारा क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन का क्या होता है, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था वैसे ही बना लेते हैं। पहला, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, और ये तीसरी कक्षा। क्लियर है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7, ये 8। और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल हमें पता होनी चाहिए थी। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं बात करूं, अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, हाँ, अब अगर मैं बात करूं, बड़ा ही सिंपल सी, ये इसकी अगर हम बात करें, पहली कक्षा अपन ने बना दी। देखो अब मैं सीख चुका हूं, है ना। चलो बधाई दे दो सर को जल्दी से, ना सर क्या बात है, आप तो सीख गए सर, है ना, आप तो सीख गए सर। चलो ये रहा अपना नाभिक,
जल्दी से आते हैं इन आवेग के ऊपर धनावेश। पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, दूसरी कक्षा के अंदर 8 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए 8 पक्का। चलो आखिरी कक्षा में कितने 7 है, कितने हैं 7, जो हमारी बाह्यतम कक्षा है। तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है 7, कितने इलेक्ट्रॉन है 7 है, कितने हैं 7। क्लियर है। तो अब ये अगर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कितने की जरूरत है मुझे ये बताओ, इसको कितने की जरूरत है मुझे ये बताओ। ठीक है, कितने की जरूरत है, इसको जरूरत है सर 1 की। अब मैग्नीशियम को तो 2 देना है, इसीलिए अगर हम बात करें, इसीलिए हमारा जो, अगर हम बात करें हमारा जो वो होता है, क्या बोलते हैं, हमारा जो क्लोरीन होता है, क्या होता है, क्लोरीन होता है। ठीक है, हम 2 लिया करते हैं, कितने लिया करते हैं, हम लिया करते हैं 2। ठीक है, तो इसी के जैसे है ना, इसी के जैसे हम 2 क्लोरीन को देखेंगे। ठीक है, इसी के जैसे हम क्या करेंगे, हम 2 क्लोरीन को देखेंगे, जहां पर हमें देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, बेसिकली हमें देखने को मिलेगा 2 क्लोरीन और 1 मैग्नीशियम। एक मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन ये वाले क्लोरीन के पास जाएगा और दूसरा किसके पास जाएगा, दूसरे वाले क्लोरीन के पास, और वहां पर बन जाएगा MgCl2। क्या बन जाएगा, MgCl2, क्योंकि एक Mg के ऊपर होता है +2, तो इस +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 2 Cl- चाहिए रहेंगे, तो 1 यहाँ 2 यहाँ, क्या बन जाएगा MgCl2। अगर तुम लोगों को ये ट्रिक पता है तो हाँ बिल्कुल, हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है, पक्का। चलो आगे बढ़े, क्लियर है। तो MgCl2 का निर्माण ऐसे होता है कि पहला क्लोरीन हो गया और ऐसा कि ऐसा दूसरा नीचे होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे वाले को मिल जाएगा। क्लियर है, पक्का। बढ़े आगे। अब हम बात करते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म की। किसकी बात करते हैं, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म की। ठीक है, तो बढ़िया सी सिंपल सी बात करते हैं। हमने है ना इनको बहुत डीप में डिस्कशन किया है, लेकिन हम पूरा की पूरा उसको समरी देख रहे हैं। क्या है कि सबसे पहले अगर हम बात करें, है ना, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच में आकर्षण बल प्रबल होने के कारण ये कठोर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। बेसिकली क्या होता है, या अगर हम बात करें, या ठोस होते हैं। क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ये लिखो, ठीक है, क्या लिखोगे, ठोस होते हैं। क्या होते हैं, ठोस होते हैं, है ना। और अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर आयनों का निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है, आयनों का निर्माण हो रहा है, पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला है, तो ये क्या करते हैं, अगर हम बात करें, इनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा प्रबल होता है। तो यही कारण है कि ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। अच्छा, उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होते हैं, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नमक देख लो ना, है ना, NaCl। फिर वही बात करें, सामान्यतः जल में विलय होते हैं, ज्यादातर ये क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं, जल में घुलने वाले होते हैं। मतलब क्या होता है कि ध्यान से सुनोगे तुम, तो जैसे ही ये जल में घुलते हैं तो अपने आयंस मुक्त करते हैं, मतलब आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना, वियोजित हो जाते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 3, जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं, मतलब भाई क्या होता है कि भाई जैसे ही इनको ठोकोगे पीटोगे तुरंत क्या हो जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं धातुओं के प्राप्ति की। किसके बारे में बात करते हैं, धातुओं के प्राप्ति की। क्लियर है। चलो, तो बेसिकली तुमने ये देखा होगा, है ना। हम बात करेंगे सबसे पहले खनिज की। किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे खनिज की। किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे खनिज की। तो बेसिकली खनिज और अगर हम बात करें अयस्क है, उनमें डिफरेंस क्या है। सो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारी अगर हम बात करें अशुद्धि भी होती है। ठीक है, कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, जिन्हें निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहा जाता है। बेसिकली सोचो कि मान लो मेरे पास इतना सारा, अगर हम बात करें, एक लैंड है, ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें मेरे पास 2 ग्राम सोना है। कितना सोना है, 2 ग्राम गोल्ड है। ठीक है, क्या है, गोल्ड है, मतलब क्या है, सोना है। अब बताओ, और ये ज़मीन कितनी है, ये ज़मीन मेरी पूरी है, अगर बात करें फॉर एग्जांपल, ये ज़मीन है मेरे पास 1 एकड़, है ना। एकड़ वगैरह समझते हो ना तुम लोग, हाँ। तो 1 एकड़ है हमारे पास, है ना, 1 एकड़ ज़मीन है, उसके अंदर 2 ग्राम सोना है। कितना है, 2 ग्राम सोना। और वही अगर हम बात करें 1 एकड़ ज़मीन है, कितनी है, 1 एकड़ ज़मीन में, और उसके अंदर 100 किलो सोना है। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना। 100 किलो गोल्ड है, AU सिंबल होता है, तो 100 किलो हमारे पास क्या, गोल्ड है। तो तुम ये बताओ, ठीक है, यहां पर खनिज तो उपस्थित है, क्योंकि यहां सोना उपस्थित है ना। यहां पर खनिज तो उपस्थित है, यहां पर भी खनिज उपस्थित है, क्यों, क्योंकि यहां पर सोना है।
बट बेसिकली अगर मैं बात करूं इन दोनों में अयस्क कौन है? अयस्क वो अगर हम बात करें खनिज है जहां से उस धातु को, उस नीडफुल धातु को, उस नीडफुल अगर हम बात करें मेटल को निकालना लाभकारी है। क्या है? लाभकारी है। बेसिकली यहां पे एक तुम ध्यान से समझो कि खनिज तो बहुत सारे हैं, पर एक ऐसी जगह जहां पर वो पर्टिकुलर धातु बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित है और वहां से अगर हम बात करें एक प्रॉफिटेबल तरीके से मैं उस धातु को अगर बात करें निकाल सकता हूं, उसे मैं बोलता हूं अयस्क। तो यहां पर तुम एक बात बोल सकते हो कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्योंकि सभी खनिजों में से हम लाभकारी रूप से धातु को निकाल नहीं सकते। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक है, तो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है जिन्हें गैंग कहा जाता है। तो ये भी आप सुन लो। ठीक है, बट मेन चीज यही बात है कि भूपर्पटी का अगर बात करें, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, और इनमें से कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनमें से हम प्रॉफिटेबल तरीके से, लाभकारी तरीके से, कैसे लाभकारी तरीके से धातु को अगर बात करें निकाल सकते हैं, उनका निष्कर्षण कर सकते हैं, धातुओं की प्राप्ति कर सकते हैं, उन्हें हमने कहा अयस्क। क्या कहा? अयस्क। क्लियर है? चलो, है ना। तो तुम लोगों को आई होप हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैंने तुम्हें चीज बताने की कोशिश करी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब क्या होता है कि धातुएं है ना दो अवस्था में पाई जाती हैं। अगर धातुएं काफी अगर अच्छी खासी अगर बात करें क्रियाशील है तो वो क्या होती है? संयुक्त अवस्था में होती है। वो किस किस फॉर्म में हो? ऑक्सीजन के साथ मिलकर उन्होंने ऑक्साइड बनाया हो, या तो कार्बोनेट के रूप में हो, सल्फाइड के रूप में है, या नाइट्रेट के रूप में, इन रूप में हो। और कई धातुएं ऐसी होती हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मूल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, किसमें जाती है? नॉर्मल मुक्त अवस्था, मूल अवस्था में पाई जाती है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? पक्का? हाँ। तो बेसिकली अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हाँ। अब बेसिकली क्या होता है कि हम देखो मिनरल में से धातु निकालेंगे नहीं। ठीक है, हाँ मिनरल में से ही निकालेंगे, बट ऐसे मिनरल नहीं जहाँ से हमें प्रॉफिट ना हो। हमें प्रॉफिट कब होगा? जब हम अयस्क को चूज करेंगे। हम अगर बात करें एक अयस्क को चूज करेंगे। अयस्क क्या होता है भाई? अयस्क एक ऐसा खनिज होता है, एक ऐसा मिनरल होता है जहां पर धातुओं की अगर बात करें मात्रा है जो नीडफुल हमारे लिए प्रॉफिटेबल है ना। नीडफुल जो धातु है वो क्या है? अधिक मात्रा में उपस्थित है और हमारे लिए क्या है? प्रॉफिटेबल है। क्या है? प्रॉफिटेबल है। तो सबसे पहले क्या होता है? अयस्क जो मिलता है हमें, अयस्क जैसे ही हम निकालते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? काफी ज्यादा अशुद्धि होती है। काफी ज्यादा क्या होती है? अशुद्धि होती है। तो अगर हम बात करें, हम सबसे पहले उसका क्या करते हैं? अयस्क का सांद्रण करते हैं। क्या करते हैं? सांद्रण करा करते हैं। ठीक है, हाँ भाई, अयस्क का क्या कर सकते हैं? हम सांद्रण करते हैं। अब इसका सांद्रण करने की भी कई सारी विधि है, जैसे सल्फाइड हो रहा है ना, सल्फाइड हो रहा है तो हम बोलते हैं फैन उत्प्लावन विधि। क्या? कौन सी विधि? फैन उत्प्लावन विधि। ठीक है, उसमें रेत वगैरह ज्यादा है या फिर कोई धातु ऐसी है जो चुंबकीय गुण रखती है, तो हम यूज करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि, जिनके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? अयस्क का सांद्रण करते हैं। अब जो धातु मिली हमें, ठीक है, वो तीन कैटेगरी में हो सकती है। या तो वो उच्च अभिक्रियाशील धातु है ना, क्या हो? उच्च अभिक्रियाशील धातु हो, या फिर मध्यम अभिक्रियाशील धातु हो, या फिर निम्न अभिक्रियाशील धातु हो। ठीक है, हाँ, उच्च अगर हम बात करें उच्च अभिक्रियाशील धातु है ना, मध्यम अभिक्रियाशील धातु, और अगर हम बात करें निम्न अभिक्रियाशीलता धातु। क्लियर है? चलो, अगर उच्च अभिक्रियाशील धातु है तो हम उसकी गलत धातु है ना, गलत धातु का विद्युत अपघटन करते हैं। ठीक है, और हमें क्या मिलती है? शुद्ध धातु मिलती है। बेसिकली क्या होता है कि विद्युत अपघटन हमने अच्छे से पढ़ा है, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जहां पर क्या करते हैं हम है ना, उसका अगर बात करें गलत धातु का हम क्या करते हैं? विद्युत अपघटन करते हैं। तो हमें इलेक्ट्रोड्स पर है ना, हमें क्या करते हैं? अगर बात करें इलेक्ट्रोड्स पर हमें धातु देखने को मिल जाती है ना, उनका क्या कर देते हैं? हम वियोजन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वियोजन कर देते हैं। किसका? अगर बात करें उस धातु के यौगिक का। वही बात करें मध्यम अभिक्रियाशील धातु, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो रूप में पाई जाती है। पहला तो क्या होगा? कार्बोनेट अयस्क। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? अगर हम बात करें ऑक्साइड अयस्क। बेसिकली क्या होता है, इन मध्यम अभिक्रियाशील धातु को हम क्या करते हैं? हमारी दो कैटेगरी होती है, या तो वो कार्बोनेट अयस्क होगा या सल्फाइड अयस्क होगा। क्या होगा? कार्बोनेट अयस्क होगा, या फिर क्या होगा? या वो होगा सल्फाइड अयस्क। क्या होगा? सल्फाइड अयस्क। ठीक है, तो हम दोनों का अगर हम बात करें, दोनों का हमारा टारगेट होता है, जैसे कि मैंने मान लो ZnCO3 ले लिया, जिंक कार्बोनेट। क्या ले लिया? ZnCO3, और एक जगह ले लिया मैंने ZnS। ये क्या है भाई? ये जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। और ये क्या है हमारा? जिंक सल्फाइड। क्या है? सल्फाइड। तो इस टास्क में हम एक चीज करा करते हैं,
ठीक है, इस टास्क में हम एक चीज करा करते हैं, हमारा टारगेट ये होता है कि इनके ऑक्साइड बनाना। अब ध्यान से देखो, इसमें ऑक्साइड ऑक्सीजन है, पहले से ऑक्सीजन है, तो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रखते हैं, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है, जिससे हमने बोला था निस्तापन। क्या बोला था? निस्तापन। और ये बनाता है ZNO प्लस CO2 गैस। क्या? ZNO प्लस CO2 गैस। देखो ध्यान से, क्या इसके अंदर ऑक्सीजन है? नहीं है। क्या इसके अंदर ऑक्सीजन है? नहीं। तो अब हम इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं और ये बनाता है क्या? ZNO और साथ में SO2। ZNO और साथ में क्या? SO2। ठीक है, हाँ भाई। तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं भाई? यहाँ पर कितना? यहाँ पर अगर मैं 3 O2 ले लूँ और यहाँ 2 ZNS ले लूँ तो तुम देखोगे 2 ZNO बन जाएगा। ठीक है, हाँ, और 2 ऑक्सीजन इसको आ गई और 2 SO2 निकल जाएंगे, 2 SO2। तो ये अगर हम बात करें बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, जहाँ पर हमने दोनों में अगर हम बात करें जिंक ऑक्साइड बनाया, तो जब भी अगर हम बात करें हमें क्या मिल जाए? जब हमें मिल जाए कार्बोनेट अयस्क, या फिर हमें मिल जाए क्या? या फिर हमें मिल जाए सल्फाइड अयस्क, हमारा टारगेट ये होता है कि इन दोनों की हम क्या बना लें? इन दोनों के हम ऑक्साइड बना लें। क्या बना लें? ऑक्साइड बना लें, जो हमने बना लिए। ठीक है, एक जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो उसे हमने कहा निस्तापन, और जब हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो उसको हमने कहा भर्जन। ठीक है, हमने क्या कहा उसे हमने कहा भर्जन। ठीक है, तो भर्जन क्या होती है? ठीक है, हाँ, उसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। और वही बात करें निस्तापन की, तो निस्तापन में क्या होता है? ऑक्सीजन की भर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। और वही बात करें निस्तापन की, तो निस्तापन में क्या होता है भाई? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम गर्म करा करते हैं। क्लियर है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक सेकेंड, ये भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर उसके बाद हम करते हैं क्या? फिर जैसे ही हमें धातु का ऑक्साइड मिलता है, क्या मिलता है? धातु का हमें ऑक्साइड मिलता है, तो ऑक्साइड मिला है। ठीक है, जैसे कि मान लो ZNO मिल गया। क्या मिल गया? ZNO। अब उसका हम अपचयन करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन उसमें से हटाना है, ऑक्सीजन को हटाना है, तो उसका अपचयन करते हैं और धातु का शोधन होता है आखिरी में। ठीक है, तो उसकी अगर हम बात करें, जैसे ही हम इसका अपचयन कर दो, मान लो कोक से कर दिया, तो ये बन जाएगा Zn प्लस CO। तो हमें धातु मिल गई ना, बट फिर भी इसके अंदर काफी सारी अशुद्धि होती है, तो जिसके लिए हम उसका क्या करते हैं? धातु का शोधन करते हैं। क्या करते हैं? धातु का शोधन करते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें सल्फाइड अयस्क होता है, तो क्या कर दो भाई? इसके पास ऑक्सीजन नहीं होती तो उसका भर्जन कर दो, तो उसका ऑक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें? निम्न अभिक्रियाशील धातु में। ठीक है, सल्फाइड अयस्क होता है तो उसका हमें भर्जन करने पर हमें क्या मिल जाती है? डायरेक्ट धातु मिल जाती है, और उसका परिष्करण करने पर हमें मिल जाती है शुद्ध धातु। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत डीप में डिस्कशन किया है। ठीक है, अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं? समरी देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? पक्का? चलो इस चीज को एक बार और नोट कर लो, है ना, इसको अच्छे से नोट कर लो। हो गया? पक्का? आगे बढ़े? चलो अच्छा, अब हम बात करते हैं संचारण की। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में बहुत डीप में पढ़ चुके हैं हम, फिर भी हम आज देख लेते हैं कि बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब कोई धातु अपने आसपास, है ना, अम्ल, आर्द्रता या किसके संपर्क में जाए, है ना, नमी के संपर्क, नमी जैसा बताया, आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाती है, तब ये संचारित हो जाती है। और इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला है? संचारण कहा है। क्या कहा है? संचारण कहा है, मतलब शनै शनै क्षरण, धीरे धीरे क्षरण। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण के उदाहरण है। मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छे से बताया था, चांदी जो होता है वो बना लेता है Ag2S, जिसके कारण वो सिल्वर सल्फाइड, जिसके कारण क्या हो जाता है? काली परत आ जाती है। तांबा जो अगर हम बात करें, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है। ठीक है, जिसके कारण इसके ऊपर क्या हो जाती है? हरी परतें आ जाती है। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, जैसा आपने बहुत डिस्कशन किया है। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह पर भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। ठीक है, चलो, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। और जंग का सूत्र याद रखना, Fe2O3.XH2O। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। हाँ, Fe2O3.XH2O, ये जो अगर बात करें हमारे जंग का सूत्र होता है, जंग का सूत्र होता है। क्लियर है?
अब हम बात करते हैं किसकी, संचारण से सुरक्षा की। ठीक है, संचारण से सुरक्षा की। तो बेसिकली क्या होता है, पेंट करके है ना, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन जिसको हमने बोलता है, हमने क्या बोला था, गैल्वनीकरण। ठीक है, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाना है ना, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण, मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। फिर एक और चीज मैंने पिछले चैप्टर में भी डिस्कशन किया था कि 24 कैरेट जो सोना होता है, ठीक है, वो काफी नर्म होता है और आभूषण बनाने के लिए हम किसका उपयोग करा करते हैं, 22 कैरेट सोना का। 22 कैरेट सोना ये होता है कि भाई 22 भाग किसके, सोने के, और बाकी 2 भाग कॉपर के। किसके, बाकी 2 भाग कॉपर के। इस तरीके से हम क्या करते हैं भाई, आभूषण बनाने का सोने का निर्माण करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, ताकि सोना जो है, आभूषण का सोना है, उसे कठोर बनाया जा सके। ठीक है, ठीक है। तो इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, और भारत में अधिकांश से आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा या चांदी का अगर हम बात करें, हमने मिक्स करते हैं ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो बन सके हार्ड, ताकि वो बन सके क्या, हार्ड। ठीक है, चलो बढ़े आगे। तो भाई इसी के साथ है ना, इसी के साथ हम क्या करने वाले हैं, इसी के साथ हम क्या करने वाले, खत्म इस लेक्चर को। आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग है ना, अभी सबसे पहले क्या करो भाई, ये समरी थी। ठीक है ना, हमने काफ़ी, अगर हम बात करें, काफ़ी जल्दी से सिलेबस को खत्म किया। ठीक है, क्योंकि 2 लेक्चर्स लिए हमने, और 2 लेक्चर्स में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया था, जिससे आपका ये चैप्टर पूरा अच्छे से रिवीजन हो सके। ठीक है, तो पूरा की पूरा हमने अच्छे से रिवाइज किया। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। इसी के साथ है ना, इस लेक्चर को हम करते हैं खत्म। धन्यवाद, बाय।